सबसे बड़ी खबर सबसे पहले, और वो है दिल्ली से जुड़ी, जहां पर जल संकट को लेकर सियासी संग्राम छिड़ गया है। अरविंद केजरीवाल सरकार के खिलाफ बीजेपी सड़क पर उतर आई, जमकर हंगामा किया है और इसके बाद प्रदर्शनकारी बीजेपी नेताओं पर पुलिस ने पानी की बौछार की। दरअसल पानी को लेकर ही दिल्ली और हरियाणा सरकार में ठनी हुई है और इसके बाद दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दे दी है। जल संकट को लेकर किस तरीके से संग्राम हो रहा है, कार्यकर्ता सड़कों पर, बीजेपी के लगातार विरोध अरविंद केजरीवाल का, दिल्ली सरकार का विरोध करते बीजेपी के ये कार्यकर्ता, लेकिन यहां से इनको खदेड़ने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। पानी की बौछार से प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा गया। ये वो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं दिल्ली की, जहां पर पानी के संकट को लेकर सड़कों पर बीजेपी के कार्यकर्ता, नाराजगी दिल्ली सरकार से और इसके बाद किस तरीके से इनको खदेड़ने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। तो दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जल संकट और जल संकट के खिलाफ सड़कों पर बीजेपी के कार्यकर्ता। और एक और बड़ी खबर, लखनऊ में अलकायदा के 2 आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद से यूपी और बिहार और मध्य प्रदेश में अलर्ट जारी कर दिया गया है। मथुरा के साथ साथ अयोध्या में भी सुरक्षा सख्त कर दी गई है। लखनऊ, वाराणसी में भी सुरक्षा बढ़ाई गई है। यमुना एक्सप्रेस वे पर आने जाने वालों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि के साथ साथ बांके बिहारी मंदिर की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। मथुरा में एनएसजी की टीम को तैनात कर वहां पर पहुंची जायजा लेने के लिए। लखनऊ से पकड़े गए हैं दोनों संदिग्ध जिनसे पूछताछ की जा रही है, जिसके मुताबिक उत्तर प्रदेश के 4 जिलों में यूपी एटीएस और लोकल पुलिस ने छापामारी की है। कानपुर से 3 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। संभल से एक युवक को पुलिस ने पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। इसके अलावा तमाम जगह जहां पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। लखनऊ के काकोरी इलाके से कल हुई थी इन दोनों की गिरफ्तारी और उसके बाद से ही लगातार पूछताछ हो रही है, क्योंकि अलकायदा से इनके सीधे सीधे संपर्क सामने आए हैं। ऐसा दावा किया जा रहा है कश्मीर में बैठे आतंकियों के साथ इनका संबंध था, वहां से बातचीत हो रही थी और इसके अलावा पूछताछ के बाद अब आज कोर्ट में पेशी और कई और जगहों पर छापामारी लगातार हो रही है। 4 अन्य को फिलहाल हिरासत में लिया गया है पूछताछ के लिए। निशाना उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ अहम ठिकाने, और सबसे बड़ी बात यह कि इनके पास से कुकर बम और इसके साथ ही साथ कई विस्फोटक भी घर से बरामद हुआ है। पुलिस फिलहाल जांच कर रही है। कुछ दस्तावेज भी मिले जो जले हुए थे और ये भी कहा जा रहा है कि कुछ और दस्तावेज और एविडेंसेस पुलिस अभी इस पूरे मामले में खंगाल रही है। तो आपको मैप के जरिए बता देते हैं कहां बैठा है हैंडलर, वो भी देख लीजिए। पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर है जहां पर इनका हैंडलर बैठा है और वहीं से पूरी सूचना और कमांड आती थी लखनऊ में मिन्हास और मसीरुद्दीन दोनों के पास ये सूचना आती थी पाक अफगान बॉर्डर पर बैठे हैंडलर की तरफ से, और ये आई सूचना कि धमाकों की साजिश रची जाए। और उसी के तहत, क्योंकि जितना विस्फोटक यहां से बरामद हुआ है उसमें कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि किसी बड़े हमले की फिराक में, ये तस्वीर भी देखिए, कुकर बम वहां से मिला, यानी किसी बड़े हमले की फिराक में दोनों आतंकी थे। पाक अफगान बॉर्डर से लगातार इनसे संपर्क साधा जा रहा था। लखनऊ में ये लोग बैठे थे। मैप के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर हैंडलर कहां बैठा था और कहां से कमांड आ रही थी जिसको ये लोग फॉलो कर रहे थे। कैसे देख रहे हैं कार्रवाई को पूरी, जो कल 2 आतंकी पकड़े गए? सर, हमारी पुलिस और एटीएस सतर्क है और पहले ही इस मामले में कड़ी कार्रवाई करने का मन हम लोग बनाए थे और काफी समय से हम लोग पीछे लगे हुए थे। जैसे ही वो घर पर मिले उनको धर दबोचा गया है। अभी पूरी जांच चल रही है। अभी कई बड़े चेहरे भी सामने आएंगे और ये तय है कि इसमें हम किसी को छोड़ेंगे नहीं। उत्तर प्रदेश की व्यवस्था को, जो शांति व्यवस्था को बिगाड़ने के प्रयास ये लोग कर रहे हैं, खून खराबा करना चाहते हैं।
हमारी सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, बहुत ही कड़ी कार्रवाई करेंगे। कितने लोग सर नेक्सस में हैं? 2 अरेस्टिंग हुई हैं, जैसा कि कल एडीजी ने भी बताया। अभी चूंकि जांच चल रही है, बहुत ही संवेदनशील मामला है। जांच के दौरान कुछ भी उजागर करना अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन ये तय है कि हम बहुत कड़ी कार्रवाई करने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की शांति व्यवस्था को, माहौल को बिगाड़ने की इजाजत हम किसी को नहीं देंगे और हमारी पुलिस एटीएस हर बिंदु पर जांच कर रही है और कई लोगों के फोन नंबर्स और कॉल डिटेल्स खंगाले जा रहे हैं। जैसे ही स्थिति स्पष्ट होगी हम पूरी बात आपके समझ रखेंगे। अलकायदा के पकड़े गए दोनों आतंकवादियों को आज फिलहाल कोर्ट में पेश किया जाएगा। एटीएस की स्पेशल कोर्ट में इन दोनों को पेश किया जाएगा। एटीएस की पुलिस कस्टडी रिमांड अर्जी पर भी सुनवाई होगी और दोनों आतंकवादियों की गिरफ्तारी से एक बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। बता दें कि 15 अगस्त पर उत्तर प्रदेश के विभिन्न इलाकों में, अलग अलग इलाकों में आतंकी हमले की साजिश थी, ऐसी सूचना, ऐसी खबर मिली है। और दोनों आतंकी किस तरीके से पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पर बैठे हार्डर के साथ संपर्क में थे, वो वहां से ऑपरेट कर रहा था। आतंकी उमर हलमंडी के इशारे पर ये लोग काम कर रहे थे। आतंकवादियों के नाम मिनहाज अहमद बताया जा रहा है और दूसरा मसीरुद्दीन है। मसीरुद्दीन के पास से भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद हुआ है, 2 कुकर बम भी मिले हैं। आतंकवादियों के निशाने पर उत्तर प्रदेश और बिहार के मजदूर हैं। खुफिया जानकारी जो मिली उसके मुताबिक ये कि रेलगाड़ियों को निशाना बनाया जा सकता था। प्रदेश में कल एटीएस ने एक बड़ा आतंकी हमला रोका है और 2 लोगों को अरेस्ट किया है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एसीएस होम अवनीश अवस्थी साहब। अवनीश जी, बहुत स्वागत है आपका आज तक पर। जो चीजें हुई हैं बताइए, किस तरह से आप लोगों ने टेरर प्लॉट बस्ट किया है और क्या सफलता मिली? देखिए, कल हमारे पुलिस ऑफिसर्स ने पूरा डिटेल में ब्रीफ किया है। ये जो मॉड्यूल था, ये कभी भी किसी भी समय बहुत बड़ी घटना को अंजाम दे सकता था और हालांकि एटीएस चाह रही थी कि और डिटेलिंग कर ले, लेकिन चूंकि कोई बड़ी घटना न हो इसलिए इनको तुरंत कार्रवाई करनी पड़ी और 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। आगे भी जो है इनसे जो संपर्क में हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन जिस बिंदु पर गिरफ्तार किया है, जो अलकायदा से लिंक्स पर जो गिरफ्तार किया, वो स्पष्ट है, एविडेंस कंफर्म्ड है और एविडेंस कंफर्म करने के बाद ही इन लोगों ने जो है ये कार्रवाई सुनिश्चित की है। आगे आने वाले समय में बाहर से विदेशी ताकतों से, अलकायदा जैसे ग्रुप से मॉड्यूल्स हो, इस तरह की जो है हमारे लिए एक चैलेंज है, लेकिन एटीएस ने इस चैलेंज को स्वीकार किया और कार्रवाई की है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी आदेश दिए हैं कि एटीएस को और एसटीएफ को और हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनको बहुत मजबूत किया जाए और गृह विभाग को ये निर्देश दिए हैं। और आपको बताने में मुझे ये खुशी है कि हम लोग एटीएस को मैन पावर के साथ, इक्विपमेंट के साथ, रिसोर्सेज के साथ और मजबूत करेंगे। चूंकि हमारा प्रदेश बड़ा है तो कहीं भी इस तरह का कोई चैलेंज हो तो उसको हम फेस कर सकते हैं। सर, अलकायदा का नाम आता ही बड़ा चैलेंज, जैसा कि आपने एक्सेप्ट किया है। 2 लोगों को अरेस्ट किया है, कुछ लोग अभी भी फरार हैं। एक शाहिद सलीम नाम का कोई व्यक्ति है, शकील नाम का कोई व्यक्ति है जो अभी भी बाहर है, जो पाकिस्तान में विजिट कर चुका है। कैसे रोकेंगे इन सबको? देखिए, रोकने का तो एक ही तरीका है। हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, हमारी जो स्पेशलाइज एटीएस है, इनको हम मजबूत करें। तो जहां भी कहीं भी जरा भी कोई इनपुट आता है तो उसको प्रॉपरली डेवलप करें, उसकी जड़ तक जाएं और जो भी उसमें फिर दोषी लोग हैं उनको समय रहते जो है कार्रवाई सुनिश्चित कर ली जाए। और इस बीच बताएं कि आतंकियों की गिरफ्तारियों पर अब सियासत लगातार शुरू हो गई है। कल अखिलेश यादव ने कहा था कि उनको यूपी पुलिस पर भरोसा नहीं है और इस पर आज बीजेपी के मोहसिन रजा और अमित मालवीय ने करारा वार किया है। ये भी सवाल किया गया कि जब किसी पर भरोसा ही नहीं है तो फिर अखिलेश सीएम क्यों बनना चाहते हैं। ऑपरेशन चल रहा है, उसमें उन्होंने एक घर को घेरा हुआ है। मैं उत्तर प्रदेश की पुलिस पर और खासकर बीजेपी की सरकार भरोसा नहीं कर सकता। ऑपरेशन चल रहा है, उसमें उन्होंने एक घर को घेरा हुआ है। मैं उत्तर प्रदेश की पुलिस पर और खासकर बीजेपी की सरकार भरोसा नहीं कर सकता। देखिए, ये वो लोग हैं जो सुरक्षा एजेंसियों पर नहीं, आतंकियों पर भरोसा करते हैं। क्योंकि इनकी जब सरकार थी उत्तर प्रदेश में तो ये कहते थे कि हम अपने इन लोगों पर से मुकदमा उठाएंगे जिनको आतंकी मुकदमों में डाल दिया गया है जेल में, उनसे सहानुभूति रखते थे। तो ये सुरक्षा एजेंसियों पर कहां भरोसा करेंगे उत्तर प्रदेश की। लेकिन हम उन्हें बताना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में हमारी सुरक्षा एजेंसियां बहुत सतर्क हैं, हम सबको सुरक्षित रखने में उनका पूरा योगदान है। आज बहुत बड़ी साजिश को उत्तर प्रदेश में नाकाम किया है, इसलिए इनका मनोबल तोड़ने का काम मत क्या कीजिए।
और यूपी सरकार के मंत्री मोहसिन हसन साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहसिन साहब, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी, अखिलेश यादव ने कहा, हालांकि उस पर आपका रिएक्शन आया, लेकिन विस्तार से मैं जानना चाहूंगी, जिस तरीके से चुनाव करीब है, उन्होंने अब सीधे तौर पर यह कहा, कल वाले जिस तरीके से कल 2 आतंकी पकड़े गए हैं, कि न तो उन्हें सरकार पर भरोसा है और न ही पुलिस पर। देखिए, जिनको गलत लोगों पर भरोसा है, जो गलत लोगों को महिमा मंडित करके सरकार बनाना चाहते थे, ऐसे लोगों को जाहिर सी बात है, ऐसी पार्टी को कभी हमारी सुरक्षा एजेंसियों पर भरोसा नहीं होगा। समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान आपने देखा कि तमाम पुलिसकर्मियों की हत्याएं होती रही हैं, तमाम पुलिसकर्मी पिटते रहे हैं, गुंडाराज, भ्रष्टाचार, अपहरण, इस तरह की घटनाएं, बलात्कार की घटनाएं लगातार होती रही और आतंकी कहीं ना कहीं अपनी साजिश में कामयाब भी हो जाते थे, कांग्रेस की सरकार हो या समाजवादी पार्टी की सरकार हो, क्योंकि इनके ये बयान आते थे कि ये इनोसेंट हैं, इनको गलत तरीके से जेल में भेजा गया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ऐसे लोगों को कतई छूट नहीं दी जाएगी, ऐसे लोगों को कतई महिमा मंडित नहीं कर सकती। ऐसे लोगों का ठिकाना जेल है या पाताल है, क्योंकि आतंकियों को कहीं पर भी कोई एक भी घटना करने के लिए उत्तर प्रदेश हो या देश हो, कहीं पर भी हमारी सुरक्षा एजेंसियां कोई मौका नहीं देंगी। और हम एटीएस को बधाई देना चाहेंगे, क्योंकि हमारी सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हैं। ये उनके सतर्कता का परिणाम है, जो कल दिन में उन्होंने कार्रवाई करके इतने बड़े साजिश को नाकाम किया, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा राज्य है। बिल्कुल मोहसिन साहब, जो जानकारियां मिल पाई हैं वो ये कि उत्तर प्रदेश के कई बड़े ठिकाने जो थे वो इनके टारगेट पर थे, जिसमें काशी है, मथुरा, हालांकि सुरक्षा वहां बढ़ाई गई है। देखिए, जो भी ठिकाने या जो भी चीजें थी, ये सुरक्षा एजेंसियां एटीएस अभी तमाम चीजों की जांच कर रही है, लिहाजा इन चीजों पर चर्चा करना ठीक नहीं होगा। लेकिन ये मानकर चलिए कि उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व की सरकार में हमारी सुरक्षा एजेंसियां स्वतंत्र हैं ऐसे लोगों की साजिशों को नाकाम करने के लिए, ऐसे आतंकियों को जेल में डालने के लिए, ऐसे आतंकी साजिशों को कुचलने के लिए। ये उसका परिणाम है। मोहसिन साहब, जब योगी सरकार बनी थी तब सवाल यही था, देखिए इस अखिलेश यादव ने जो कहा कि पुलिस पर भरोसा नहीं है, क्योंकि पिछले दिनों कई ऐसे एनकाउंटर्स हुए जिसको लेकर सवाल उठे। अब चुनाव करीब है, जाहिर सी बात है कि विपक्ष इसको लेकर मुद्दा बनाएगा, समाजवादी पार्टी हो, बीएसपी हो। लेकिन जब अपराध मुक्त प्रदेश बनाने की बात हो रही थी, तो ऐसे में अब क्योंकि 5 साल आपके हो गए हैं, अभी भी बहुत सारी ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं जहां पर अपराधी पूरी तरह से सक्रिय है। नहीं, देखिए क्या है ना, आप 4.5 वर्षों में आप देखें कि कानून का राज स्थापित हुआ आदरणीय योगी जी के नेतृत्व की सरकार में, भाजपा की सरकार में। पूरी दुनिया में उत्तर प्रदेश का नाम हुआ है और उत्तर प्रदेश देश के अग्रिम राज्यों में खड़ा हुआ है, 1 नंबर का राज्य बनकर खड़ा हुआ है। यहाँ पर सुरक्षा का माहौल है, यहाँ पर हर व्यवस्था और विकास है, यहाँ पर हर तरह की सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराई है। आज हमारी बच्चियां, आज हमारे व्यापारी व्यापार कर सकते हैं। हर आदमी सुरक्षा की दृष्टि से उत्तर प्रदेश को बहुत सुरक्षित महसूस कर रहा है। उसका परिणाम आपने देखा कि लाखों करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश में आया। ये योगी सरकार का इकबाल है। हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने लगातार काम किया है, अपराधियों को जेल में डालने का काम किया है। दुर्दांत अपराधी इनकाउंटर में मारे गए हैं, लेकिन उसमें भी लोग हिंदू और मुसलमान ढूंढ लेते हैं। वो ऐसे आते हैं, वो परसेंटेज निकाल देते हैं कि इसमें इतने मुसलमान मार दिए गए, इतने ये मार दिए गए। तो ये तुष्टीकरण की राजनीति करना छोड़ देना चाहिए और सुरक्षा एजेंसियों पर सवाल नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि यही सुरक्षा एजेंसियां हमको भी सुरक्षा देती हैं, विपक्ष के नेताओं को भी सुरक्षा देती हैं। इसलिए इन पर सवाल उठाना ये अपने आप में बहुत ही गलत, और इसको हम बड़ा गंभीरता से लेते हैं कि इस तरह की चीजें राजनेताओं को नहीं करना चाहिए। लेकिन चुनाव करीब है, जाहिर सी बात है, एनकाउंटर पॉलिसी को लेकर पहले भी वो सवाल उठाते आए योगी सरकार की, और अब इसके बाद तो इसको और बड़ा मुद्दा बनाएंगे वो, तो इस पर क्या जवाब होगा फिर? देखिए, ये तो प्रदेश की जनता तय करेगी ना। उत्तर प्रदेश के जो परिणाम आए हैं आपने देखे हैं, पूरे देश ने देखे हैं, और उत्तर प्रदेश की तारीफ आज WHO ने, चाहे कोरोना काल की बात हो। आज देखिए, कल ऑस्ट्रेलिया के ही संसद में, पहले यूके के संसद में, मतलब एक तरीके से उत्तर प्रदेश और योगी मॉडल हर जगह पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है कि हमें योगी जैसा एक अगर शासक मिल जाए तो हम यहाँ सब सुधार देंगे। बड़े बड़े देश ये बात को कह रहे हैं। तो इसलिए उत्तर प्रदेश तो अपने आप में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, और 24 करोड़ लोगों को पूरा विश्वास है। और उस विश्वास का परिणाम आप देखिए, इलेक्शन दर इलेक्शन अगर आप देखें, जितने इलेक्शन हो रहे हैं सबके परिणाम ये बता रहे हैं कि प्रदेश की जनता को अटूट विश्वास है
भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय योगी जी की सरकार पर। बिल्कुल, लेकिन मोहसिन साहब, उनके परिणामों पर भी विपक्ष उंगली उठा रहा है, सवाल कर रहा है। बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। मोहसिन साहब उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री, जिनसे हम बात कर रहे थे। अमेरिकी सेना अफगानिस्तान से अपना सामान बांध चुकी है। बगराम एयरबेस रातों रात खाली कर दिया गया। वहीं नाटो के सदस्य देशों ने भी अपनी अपनी टुकड़ियों को वापस बुला लिया है। उधर अमेरिका ने दो टूक कह दिया है कि अफगानिस्तान की सरकार को खुद ही तालिबान से निपटना होगा। अमेरिका अफगानिस्तान की लड़ाई में नहीं लड़ सकता। पूरे 20 साल बाद एक बार फिर अफगानिस्तान में तालिबान की जोरदार धमक सुनाई देने लगी है। तालिबान न सिर्फ ताकत बटोर रहा है, बल्कि राजधानी काबुल की तरफ तेजी से बढ़ भी रहा है। अफगानिस्तान के 85% इलाके पर तालिबान का दबदबा दिखने लगा है। अफगान मिलिट्री एक एक इंच जमीन पर कब्जा बनाए रखने के लिए तालिबान लड़ाकों से भीषण संघर्ष में उलझी हुई है। हालत यह है कि काबुल के बाद सबसे बड़े शहर कंधार के बाहरी इलाकों तक तालिबान का कब्जा हो रहा है। पड़ोस में भारी हलचल के बाद भारत सरकार भी एक्शन में आ गई है और अपने वाणिज्य दूतावास में तैनात लगभग 50 भारतीय राजनयिकों और सुरक्षा अधिकारियों को कंधार से वापस बुला लिया है। सूत्रों के मुताबिक 10 जुलाई को भारतीय वायुसेना का विमान अफगानिस्तान के कंधार पहुंचा और पहले से तैयार बैठे भारतीय दल के 50 सदस्यों को लेकर वापस लौट आया। पूरे ऑपरेशन को गोपनीय रखा गया था। हालांकि विदेश मंत्रालय के मुताबिक वाणिज्य दूतावास को बंद नहीं किया गया है। स्थानीय कर्मचारी अभी भी दूतावास में ही हैं। भारत अफगानिस्तान के हालात पर करीबी नजर रखे हुए है। हमारे कर्मियों की सुरक्षा सर्वोपरि है। कंधार में भारत के वाणिज्य दूतावास को बंद नहीं किया गया है। हालांकि कंधार शहर के पास भीषण लड़ाई के कारण भारतीय दल को फिलहाल वापस लाया गया है। मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि ये पूरी तरह से अस्थायी उपाय है। वाणिज्य दूतावास में हमारे स्थानीय स्टाफ अब भी काम कर रहे हैं। अफगानिस्तान के बिगड़ते माहौल को देखकर भारत सरकार ने ये फैसला किया और कांदाहार में जो भारत के कॉन्सुलेट है वहां से डिप्लोमेट्स और सिक्योरिटी ऑफिशियल्स को इवैक्यूएट कर दिया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक लश्कर-ए-तैयबा जो पाकिस्तान का एक आतंकवादी गुट है, अब तालिबान के साथ हाथ मिला चुका है और सदर्न प्रोविंसेस जहां पर कांदाहार भी पड़ता है वहां पर अपनी पकड़ बनाने लगा है, जिस वजह से भारत को ये फैसला लेना पड़ा। अफगानिस्तान से अमेरिका के बचे हुए 10% सैनिक वापस जा रहे हैं। अमेरिका के 90% सैनिक और बाकी नाटो देशों के सैनिक पहले ही अफगानिस्तान से जा चुके हैं। अमेरिका ने तय किया है कि 31 अगस्त तक उसके सभी सैनिक अफगानिस्तान छोड़ देंगे। अफगानिस्तान छोड़ने की हड़बड़ी इतनी है कि अमेरिकी सेना ने बगराम एयरबेस को रात के अंधेरे में अफगानिस्तान को बताए बिना ही छोड़ दिया। जाते वक्त अमेरिकी सेना बेस में रखे हुए हजारों बोतल बंद पानी, एनर्जी ड्रिंक्स, रेडीमेड खाना भी छोड़ गए। अमेरिकी सेना भारी हथियार अपने साथ ले गई, जबकि गोला बारूद के कुछ स्टॉक में आग लगा दी, लेकिन कुछ छोटे हथियार और गोला बारूद छोड़ दिए। बगराम एयरबेस से निकलते वक्त अमेरिकी सेना ने करीब 20 मिनट तक बिजली गुल कर दी थी। अमेरिका पिछले 18 साल से अफगानिस्तान में जमा हुआ था। इस दौरान तालिबान से संघर्ष में उसके 2300 फौजी मारे गए हैं। 11 सितंबर 2020 को अमेरिका और तालिबान एक समझौते तक पहुंचने में कामयाब रहे थे, जिसके बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान छोड़ने का मन बनाए हुए था। 9 जुलाई को जब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से पूछा गया कि क्या अफगानिस्तान को उसके हाल पर छोड़ दिया गया है, तब उनका जवाब दिलचस्प था। बोले, हम राष्ट्र निर्माण के लिए अफगानिस्तान नहीं गए थे। We did not go to Afghanistan to nation build. And it's the right and the responsibility of Afghan people alone to decide their future and how they want to run their country. अफगानिस्तान के पास एक ताकतवर सेना है। अमेरिका और नेटो देश ने करीब 3 लाख अफगान मिलिट्री के जवानों को ट्रेनिंग दी है। उनके पास अत्याधुनिक हथियार है। अमेरिकी सेना से इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस और टेक्निकल मदद भी मिलती है। यही वजह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति को पूरा भरोसा है कि तालिबान को अफगान सेना खदेड़ देगी।
Is a Taliban takeover of Afghanistan now inevitable? No, it is not. Do you trust the Taliban, Mr. President? Do you trust the Taliban, sir? Why you don't trust the Taliban? It's a silly question. Do I trust the Taliban? No. But I trust the capacity of the Afghan military, who is better trained, better equipped, and more competent in terms of conducting war. लेकिन जमीनी हकीकत कहीं डरावनी है। अफगान सेना तालिबान लड़ाकों के सामने कई मोर्चों पर कमजोर साबित हुई। एक एक कर गांव, कस्बे और शहर उनकी पकड़ से निकलते ही जा रहे हैं। जमीन पर हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। कुल मिलाकर हालत ये है कि अफगानिस्तान गृह युद्ध के मुहाने पर है। तालिबान का कब्जा बढ़ रहा है और जमीन पर सरकारी नियंत्रण हर रोज सिकुड़ते ही जा रहे हैं। गीता मोहन के साथ आज तक ब्यूरो।